जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोगों ने पीछे के वीडियो में देखा था फ्रांस के क्रांति से संबंधित, और हम लोग जो इतिहास का अध्याय पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं उसके सीरीज को। तो यह उसका पार्ट 2 है। आगे हम लोगों ने पढ़ा था वियना सम्मेलन, और उसके बाद के काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वियना सम्मेलन में क्या हुआ था कि 4 देश थे। ऑस्ट्रिया का मेटरनिक था चांसलर यानी प्रधानमंत्री, और रूस का शासक, और ब्रिटेन का, और जर्मनी यानी प्रशा का 4 शासकों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हरा के और उसको बोला था कि आप इस देश को छोड़ के चले जाइएगा। इसके बाद से क्या होता है, तो वियना कांग्रेस के द्वारा यानी मेटरनिक के द्वारा पुनः फ्रांस में बूर्बो वंश का स्थापना होता है, और इसके बाद से यूरोप में यानी फ्रांस में मेटरनिक युग का शुरुआत हो जाता है। हम लोग बात करते हैं तो मेटरनिक का जो टाइम रहा है यूरोप के इतिहास में, वो 1815 से लेकर 1848 तक रहा है। ठीक है, याद रख सकते हैं आप लोग कि यूरोप के इतिहास में 1815 से 15 से लेकर 1848 तक जो समय था, इसको मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक एक प्रधानमंत्री का नाम है जो ऑस्ट्रिया का था, इसको चांसलर भी कहा जाता है, याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया, फ्रांस में पुनः बूर्बो वंश का स्थापना किया गया। और बूर्बो वंश में पहले ही बता चुका हूं, पहले भी फ्रांस में था और फिर से लागू हो गया। और बूर्बो वंश का जब स्थापना हुआ तो मैं आप सभी को बताया था कि इसका एक नया शासक बनेगा, नया राजा बनेगा, जिसका नाम होगा लुई कौन होगा, लुई 18वां होगा। ठीक है, लुई 18वां होगा। लुई 18वां के बारे में बात करें तो लुई 18वां एक बहुत अच्छा शासक था जो कि प्रभावित था नेपोलियन बोनापार्ट के विचारों से। तो इसने भी कुछ अच्छे कार्य किए लोगों को प्रभावित करने के लिए, उनकी भला के लिए, समझ गए। तो आगे अब हम लोग बात करते हैं कि लुई 18वां कैसा व्यक्ति था। तो एक अच्छा शासक था, उदारवादी शासक था, ये समाज के भला चाहता था, और इसने क्या किया, अपने नागरिकों को सही अधिकार देने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करता है। क्या लागू करता है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता ये लागू करता है। और इसके द्वारा वो क्या करता है, लुई 18वां इसके द्वारा पूरे फ्रांस में सभी जनता को समानता का अधिकार देता है, और साथ साथ उनको सभी तरह के कार्यों को विशेष अधिकार देता है। और सबको मतलब ऐसा कोई भेदभाव नहीं था कि राजा या फिर उसके सैनिक जो कार्य कर सकते हैं वो आम जनता नहीं कर सकती, सबको सामान्य अधिकार दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, लुई 18वां जब शासक बनने वाला था तो ये क्या करता है, 2 जून 1814 ईस्वी में ये क्या करता है कि फ्रांस में क्या करता है कि ये स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी करवाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का समय खत्म हो रहा है, अब मेरा समय शुरुआत हो गया। किसका समय शुरू हो गया? लुई 18वां का समय शुरू हो गया। अब लुई 18वां कुछ अच्छा कार्य कर रहा था, इसके कुछ समय के बाद एक राजा नया बनेगा फ्रांस का, जिसका नाम रहेगा चार्ल्स एक्स। क्या नाम रहेगा नए राजा का? चार्ल्स एक्स, या फिर इसको कितने लोग एक्स को 10 भी पढ़ते हैं या दसम भी पढ़ते हैं। तो चार्ल्स एक्स निरंकुश राजा था। ये मतलब एक कट्टरवादी राजा था, मतलब ये नहीं चाहता था कि मतलब फ्रांस की जनता को सभी अधिकार मिले। इसने क्या किया, उन लोगों को सभी अधिकार छीनने के लिए इसने क्या किया, जो लुई 18वां जो संहिता लागू करवाया था, इसको हटा के इसके जगह पे अभिजात्य वर्ग का स्थापना करता है। अभिजातीय वर्ग का मतलब होता है जो फ्रांस में जो ऊंचे पद के लोग होते थे, जैसे पादरी वर्ग के लोग और कुलीन वर्ग के लोगों को, उनको ये अधिकार देने का प्रयास करता है। कौन? चार्ल्स 10। ठीक है, याद रख सकते हैं। और किसको हटा के इसने प्रयास किया इसको लागू करने का? समान नागरिक संहिता हटाया। कौन लागू किया था समान नागरिक संहिता? लुई 18वां किया था। और इसको हटाया कौन? चार्ल्स 10। ठीक है, ये क्या करता है, ये अपना प्रधानमंत्री बनाता है। किसको? पोलिनेक को। किसको बनाता है? पोलिनेक को बनाता है। पोलिनेक जैसे ये एक कट्टरवादी राजा था, ये महाकट्टरवादी उसका प्रधानमंत्री था। पूछा जाता है कि पोलिनेक किस राजा का शासक था और प्रधानमंत्री था, तो याद रख सकते हैं आप लोग, चार्ल्स 10वां का ये प्रधानमंत्री था। जो कि ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, ये तो कट्टरवादी शासक था। ठीक है, कट्टरवादी और निरंकुश शासक था। मैं कट्टरवादी बोल सकता हूं और निरंकुश शासक बोल सकता हूं। ठीक है, चार्ल्स 10वां जो था ये एक कट्टरवादी शासक था और एक निरंकुश शासक था। कैसा शासक था? निरंकुश। इसने क्या किया, अपने जो उच्च दर्जे के लोग थे उनको
विशेष अधिकार देने के लिए उसने अभिजात्य वर्ग की स्थापना करता है वो। ठीक है, जैसे ये जो राजा जो था चार्ल्स 10वां, इसका ज़्यादातर समय उठक बैठक बड़े बड़े उच्च बिजनेसमैन के साथ रहता था, जिसके वजह से ये उन लोगों को भलाई चाहता था, ये कोई विशेष प्रकार का किसी व्यक्ति का भलाई नहीं चाहता था। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है 1830 में 25 जुलाई 1830 में, यहाँ पे आप मान सकते हैं 25 जुलाई 1830 में, 25 जुलाई 1830 में, 25 जुलाई 1830 में क्या होता है कि वहां की जनता, फ्रांस की जनता क्या करती है, वो कहती है कि नहीं, तुम केवल अभिजात्य वर्ग का स्थापना मत करो, बल्कि सभी लोगों को समान अधिकार दो। अभिजात्य वर्ग का स्थापना मत करो, यानी उच्च वर्ग को समान अधिकार मत दो, सभी लोगों को अधिकार दो। इसके वजह से क्या होता है 25 जुलाई 1830 के दिन फ्रांस में क्या होता है, एक राजा के महल में भोज के लिए आयोजन हुआ था। उस आयोजन में क्या होता है, बहुत सारे लोग भाग लिए थे और वहीं से लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम ही सबको बराबर का अधिकार चाहिए, किसी प्रकार का, सभी फ्रांस में जनता है सबको बराबर अधिकार चाहिए, किसी प्रकार के लोग को किसी प्रकार का मतलब अधिकार नहीं चाहिए, देना है तो सबको अधिकार दो, नहीं तो किसी को अधिकार मत दो, ऐसा वहां के लोगों का था। जिसके वजह से 28 जुलाई के बाद 3 दिनों के बाद ये क्रांति इतना तेजी से उत्पन्न हुआ ना कि पूरे फ्रांस में क्रांति की लहर दौड़ आई। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे जून रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जून रहेगा, जून रहेगा, जून रहेगा यहाँ पे। ठीक है, जून रहेगा। उसके बाद से क्या होता है, ये धीरे धीरे क्रांति इतना तेजी से प्रबल हुआ, इतना तेजी से ये क्रांति प्रबल हुआ, मैं कह सकता हूँ 1 जुलाई के आसपास तक, 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक ये क्रांति इतना तेजी से प्रबल रहा ना कि वहां पे जनता पूरा आक्रोश में आकर क्रांति शुरू कर दी और इस क्रांति का नाम दिया गया 18 जुलाई 1830 की क्रांति। इस समय फ्रांस का राजा था चार्ल्स 10वां। चार्ल्स 10वां एक निरंकुश शासक था और कट्टरवादी राजा था। इसने क्या किया, अपने प्रधानमंत्री पोलिनेक को बनाया, अपना चांसलर पोलिनेक को बनाया, और पोलिनेक जो था बाबू ध्यान दीजिएगा, पोलिनेक और इसका प्रधान मतलब राजा चार्ल्स 10वां और पोलिनेक दोनों ने मिलकर क्या किया, समान नागरिक संहिता का घोटाला किया, यानी इसको हटाया और अभिजात्य वर्ग का स्थापना किया। अभिजात्य वर्ग का मतलब जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उनको अधिकार देने का प्रयास किया, जिसके वजह से 25 जुलाई के दिन, जून के दिन वहां पे लोगों में आक्रोश बढ़ा कि सबको समानता का अधिकार चाहिए, जिसके वजह से वहां पे क्रांति शुरू हुई। और ये 28 जून के दिन समय की बात, ये क्रांति इतना तेजी से प्रबल हुआ ना कि ये क्रांति लगभग 7 जुलाई तक चला, और इसके बाद से 8 जुलाई के दिन, 7 जुलाई के दिन यह क्रांति इतना तेजी से प्रबल हुआ ना कि फ्रांस की जनता इतना भड़क उठी कि राजा जो था चार्ल्स 10वां इस देश को छोड़ के, यानी फ्रांस देश को छोड़ के ब्रिटेन यानी इंग्लैंड देश चला गया, यानी पलायन कर गया। ठीक है, आप लोग इतना ही याद रख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है 8 जुलाई के दिन, इसके अब याद रखिएगा, यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ ये किस वंश का राजा था, तो बुर्बो वंश का। यहाँ पे क्या होता है, जब ये राजा जो था 8 जुलाई के दिन मतलब 7 जुलाई के दिन, 7 जुलाई के दिन ये राजा जो था चार्ल्स 10वां, ये इस देश को छोड़ के भाग जाता है। कौन से देश को छोड़ के भाग जाता है, फ्रांस को। फ्रांस देश को छोड़ के भाग जाता है। फ्रांस को छोड़ के कहाँ भाग जाता है, इंग्लैंड भाग जाता है। और इंग्लैंड जब भाग जाता है तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ का नया शासक बनता है, और इस वंश का जो राजा था चार्ल्स 10वां, इस वंश का तो अंत हो जाता है। क्या नहीं शांत रह रहा तुम सब, इस वंश का अंत हो जाता है, वंश का अंत हो जाता है, और इसके बाद एक नए वंश का स्थापना होता है, जिस वंश को हम लोग नाम जानते हैं आर्लेय वंश। कौन सा वंश, इसके बाद एक नए वंश का स्थापना होता है जिसका नाम था आर्लेय वंश, आर्लेय वंश। ठीक है, इस वंश का स्थापना होता है, और इस वंश का जो राजा बनेगा लुई फिलिप बनेगा। और इसके आगे की कहानी में हम लोग पढ़ेंगे 1848 की क्रांति, फ्रांस की 1848 की क्रांति। और मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी के साथ जल्दी से जल्द वीडियो अपलोड करूं। और चलिए कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। तो आप सभी लोग अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहें। चलिए।